तो अब हम समझेंगे कि रूट 2 और रूट 3, रूट 5 और रूट 7 इन सभी को अगर हमें प्रूफ करना हो इरेशनल, तो हम इन्हें प्रूफ कैसे करेंगे। और ये बोर्ड में आता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से याद कर लेना है, आपको इसकी प्रूविंग अच्छे से याद ही कर लेना है आपको, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप याद ही कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आता है एग्ज़ाम में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आता है एग्ज़ाम में इसलिए भी। तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी प्रूविंग को, और बहुत ही आराम से सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इसकी प्रूविंग को बहुत अच्छे से समझ लें। तो देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे हमें रूट 2 को सबसे पहले रूट 2 ही प्रूफ करते हैं, एक ही करेंगे, क्योंकि बाकी फिर आप नंबरिंग चेंज कर देना, सेम प्रूविंग ही रहेगा। तो देखिए, रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल हमें प्रूव करना है। तो इरेशनल अगर हमें प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 2 अभी हमारा रैशनल ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस चीज़ को हम लिख भी लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट लेट इट एज्यूम दैट लेट इट एज्यूम दैट रूट 2 इज इरेशनल, सॉरी, रूट 2 इज रैशनल। ये हम मान लेते हैं कि रूट 2 हमारा क्या है, अभी रैशनल है। और अगर हमने ये माना है कि रूट 2 हमारा अगर रैशनल है, तो ये रैशनल की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। और रैशनल की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे जो p एंड q होगा वो इंटीजर्स होंगे आपके, ठीक है। p एंड q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और q जो है वो इक्वल नहीं होगा 0 के। यही हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर होने का यही प्रॉपर्टी था। तो चलिए इसको अब हम लिख लेते हैं। तो अगर हमने इसको मान लिया है रैशनल, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट रूट 2 इक्वल टू a/b। तो हम रूट 2 को क्या मान लेते हैं, a/b मान लेते हैं, वेयर, और यहाँ पे जो a एंड b है आपका, ये जो a है और ये b है, ये क्या है आपके इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। या फिर आप कह सकते हो कि a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि a एंड b क्या है, को प्राइम है, और यहाँ पे जो b होगा वो इक्वल नहीं होगा आपका 0 के। चलिए, तो सबसे पहले आपको, अब इसके आगे की प्रूविंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि को प्राइम क्या होता है। काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे को प्राइम तो लिख दिया, बट ये को प्राइम होता क्या है। और दूसरी बात, आपने ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखो, समझो आप बात को। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 12/16 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 और 16 में देखूँ, तो ये दो हमारे ऐसे नंबर हैं, इन दोनों नंबर में मैं देख पा रहा हूँ कि 4 क्या है, कॉमन है। क्योंकि आप 16 की जगह 20 लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो आप, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो कि 12 में क्या है, 4 × 3 12 हो जाएगा। और 20 को आप लिख सकते हो 4 × 5, ठीक है। यानी कि इन दोनों नंबर्स में हमें यहाँ पे 4 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमने ए और बी माना हुआ है, यानी कि ये जो हमारा ए और बी है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नो कॉमन फैक्टर। बट अगर मैं ऐसा कोई नंबर लेट कर रहा हूँ जिसमें देखो आप क्या आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 4। लेकिन हमें ऐसा नंबर नहीं लेना है, हमें ऐसा नंबर कंसिडर करना है, यानी कि रूट 2 को जो हम a/b के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये a/b कैसा होगा, आप या तो कह सकते हो कि इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखो, जैसे अगर मैं इसी चीज़ को, यही जो हमारा नंबर है, अगर मैं क्या करूँ, इसको 4 से 4 कैंसिल कर दूँ, तो ये 3/5, यानी कि ये इसी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो अब ये जो नंबर आया, जो कि इस 12/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो 3 और 5 है, इन दोनों में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। यानी 1 को 3 और 5 में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है और कोई दूसरा नहीं है। तो यानी कि ये जो नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी टाइप के नंबरों को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ एक को छोड़ के। जैसे और एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं लिख दूं, जैसे आपका एग्जांपल हो जाए 32 और यहाँ पे आप लिख लो 25। तो ये भी क्या है, ये नंबर आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। क्योंकि देखो 5 का आप फैक्टर निकालोगे तो 25 का फैक्टर क्या आएगा, 5 × 5 आएगा। और 32 का फैक्टर आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 25 में 5 आया और 32 में 5 बार आपके 2 आ गए। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखो तो क्या है, क्या ये कॉमन फैक्टर हो रहा है, क्या 5 यहाँ पे है, नहीं। और क्या 2 इसमें है, नहीं। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के। तो इस वजह से 25/32 क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ एक को छोड़ के, अदर देन 1। यानी 1 होगा बस। आया समझ में। तो को प्राइम और नो कॉमन फैक्टर दोनों एक ही बात है। या तो आप उसको शॉर्टकट में या शॉर्ट फॉर्म में जब आप पढ़ोगे तो को प्राइम बोल दोगे, या तो आप उसका पूरा स्टेटमेंट ही लिख दो कि ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और को प्राइम क्या होगा, ऐसा नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखो यही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही चीज़ अभी आगे जब हम इसकी प्रूविंग करेंगे तो यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, आगे चल के कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ये मैंने स्टेटमेंट मान के रखा हुआ है कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अभी आगे जब प्रूव करेंगे तो उसमें ये होगा कि ए और बी का कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और उसी के आ जाने की वजह से ये क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने ऐसे ही बस लिख दिया है इंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका मेन स्टेटमेंट ही है इस पूरे प्रूविंग का। और इसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, रॉन्ग प्रूफ करके दिखाना। यानी माना भी मैंने ही है, हमने ही इसे माना है कि हम इसको ऐसा मान लेते हैं, और जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हम अपने ही बात को क्या करेंगे, गलत प्रूफ करके दिखाना। यानी इस प्रूविंग में आपने जो माना है, आपको अपना ही बात को क्या करना है, गलत प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आई बात। तो चलिए अब इसको आगे का प्रूफ करते हैं। अब आगे क्या हो, ओके। तो अब ये क्योंकि हमने यहाँ पे माना था कि √2 हमारा क्या हो जाएगा, a/b के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये हमने रैशनल माना हुआ है। तो अब इसी को हम लेके सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा √2 = a/b है, अब हम क्या कराएंगे, इसके दोनों तरफ हम क्या करा देंगे, स्क्वायर करा देंगे। तो हम यहाँ पे दोनों साइड क्या करा देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करा दो, स्क्वायर। तो √2 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 और यहाँ पे हो जाएगा a/b। तो इन दोनों को हम क्या कराएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करा देंगे। ठीक है, अब जब स्क्वायर कराएंगे तो कैसे होगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए, और बी का स्क्वायर हो जाएगा b²। और जब ये यहाँ पे आएगा, यानी कि ये b² को आप इस तरफ इस साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा 2b² = a²। ओके। और अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये वाला स्टेटमेंट अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखो लास्ट वाला, यानी कि जब हमने इसको समझा था तो हमने क्या समझा था कि अगर कोई इंटीजर का स्क्वायर, अगर इफ़ एनी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही हमने सीखा था और वही का अब यहाँ पे यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका 2 है ये क्या है, प्राइम नंबर है ना। और जो ए और बी क्या था, ए और बी हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, इंटीजर्स माना हुआ है। ए और बी ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर यहाँ पे b² 2b² इक्वल हो रहा है 2a² के, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो आपका 2 है ये इस a² को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है
है ना। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। और अगर टू जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये अभी हमने थ्योरम पढ़ा ही था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि टू डिवाइड्स ए। तो टू जो है वो ए को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब आगे का समझते हैं, यहाँ तक आया आपको समझ में? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन अब हमें लिखना है, उसको भी आप ध्यान से समझिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो टू है वो डिवाइड कर रहा है ए को, अब इसी बात को थोड़ा सा आप ऐसे समझो। अगर मैं ये कहूँ थ्री डिवाइड्स 12, ठीक है, जो तीन है वो 12 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। लेकिन कितने टाइम्स, यानी कितने टाइम्स जो है आप थ्री को करोगे कि 12 आ जाए। यानी कि अगर मैं देखो 12 को डिवाइड कराऊंगा थ्री से, तो थ्री 4 टाइम्स जाएगा ना, 4 टाइम्स में ये 12 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। यानी कि अगर मैं थ्री को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तब वो इक्वल हो जाएगा 12 के। यानी कि ये जो 12 है, ये 12 जो है ये डिवाइड तो हो जाएगा थ्री से, बट कितने टाइम, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई आएगा ना, कुछ मल्टीप्लाई आएगा। तो यही बात को अब हम यहाँ पे अगर समझें, तो देखो हमने लिखा है टू डिवाइड्स ए, या फिर आप यहाँ पे देखो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे टू जो है वो डिवाइड कर रहा है ए को, तो कितने टाइम्स, यानी टू में आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा दो कि वो ए जो है आपका क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। समझ पा रहे हो? देखो ऐसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि देखो भाई ए को डिवाइड कराना है, किससे डिवाइड कराना है, टू से। तो जब आप टू से ए को डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा ना, तो कितना आएगा, तो वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे। तो हम मान लेते हैं सी टाइम्स, हम ये मान लेते हैं कि टू को मैं सी टाइम्स जब डिवाइड, टू को जब मैं सी टाइम्स करूंगा, तो यहाँ पे ये जो ए है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। समझिए बात। तो इसी बात को अब हम क्या लिखते हैं, तो इसी बात को हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अब हो जाएगा, अब हम लेट कर लेंगे कि देखो टू डिवाइड्स ए। तो अब हम मान लेंगे सिंस, लेट कर लेंगे, लेट टू सी इक्वल हो जाएगा आपका ए के। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे अभी आपको ये चीज़ समझाया कि यहाँ पे ये टू सी हमने इक्वल ए के कैसे किया, हमने इसलिए किया क्योंकि अगर टू डिवाइड कर रहा है ए को, तो कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, यानी कुछ तो मल्टीप्लाई होगा ना टू में, तभी तो ए की इक्वल जाएगा। तो उसी को हमने क्या मान लिया है, सी, क्योंकि ये वेरिएबल है तो हमने इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। अब आपको यहाँ से आगे जो ये इक्वेशन बना, अब इसी इक्वेशन को आपको इस वाले इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। सॉरी इसमें नहीं, सॉरी इसमें नहीं, ये जो हमने इक्वेशन 1 माना हुआ है इसमें पुट कर देना है। तो पुट टू सी इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में है टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही है ना, यही है इक्वेशन। अब क्योंकि ए की वैल्यू को हमने क्या ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ए की वैल्यू इक्वल है टू सी के, तो इस ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, अब टू सी लिख देंगे। तो देखो टू बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा टू सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। टू से आप इसको सिंप्लीफाई करा दोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो टू सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो यही सेम बात फिर से आ गया कि इसका मतलब देखो फिर क्या हो गया कि बी और सी आपका क्या था, इंटीजर था, और टू आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर यहाँ पे ये जो टू है ये आपके इस बी स्क्वायर को अगर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, सिंस सॉरी देयरफॉर टू डिवाइड्स बी। और जैसे ही आपने ये लाइन लिखा, आपने अपने ही बात को क्या प्रूफ कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया। अब समझिए, देखिए हमने यहाँ पे क्या माना हुआ था कि जो हमारा ए एंड बी है वो इंटीजर होगा, और उस इंटीजर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि ए और बी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यानी उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा।
लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि a जो है a भी डिवाइड हो जा रहा है किससे, a डिवाइड यहाँ पे हो जा रहा है आपका, a डिवाइड हो जा रहा है 2 से, और यहाँ पे b डिवाइड हो जा रहा है 2 से। इसका मतलब है कि a का और b का, इन दोनों नंबर का, यानी इस a का और b का, इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया, और वो कॉमन फैक्टर क्या आया, 2। तो हमने अपनी बात को क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमने तो ये माना था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए और बी इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है। तो बस इसी वजह से, क्योंकि अब हमने अपने बात को क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, तो अब हम अगले लाइन में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो चलो हम इसको नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो इसका मतलब अब आगे हो जाएगा 10, 2 is a common factor of a and b। तो क्योंकि 2 जो है वो a एंड b का कॉमन फैक्टर हो गया, और यही हमारे स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b have no common फैक्टर अदर देन 1, है ना। और ये हमारे इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट तो था कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे तो 2 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो इस वजह से द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming root 2 इज रैशनल। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, अब समझने वाली बात है ना। देखो, अगर आप कोई चीज़ को मान लो कि आपने कोई चीज़ को, जैसे अब हम कई बार ऐसे करते हैं कि हम अपने दोस्त की किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, बट वो कोई चीज़ अपनी बात मनवाना चाहता है, तो हम उसकी बात को कैसे रॉन्ग प्रूव करते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लिया, जो तुम कह रहे हो वही सही कह रहे हो, ऐसे ही करते हैं ना। हम उसकी बात को क्या करते हैं, सही मान लेते हैं कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। बट अब आप क्या करते हो, अब आप उस पर थोड़ा सा एक तरीके का आप उस पर समझ लो प्रूविंग करते हो कि चलो ठीक है, अगर तुम सही कह रहे हो तो तुम्हारी बात को फिर सही प्रूफ किया जाता है। तो जब आप उसकी बात को प्रूफ सही करने जाते हो, तो आप ये पाते हो कि वो अपने ही बात में क्या हो गया, फंस गया। यानी कि वो जो जिस बात को लेके बहुत चौड़ में ये कह रहा था कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ, वो अपने ही बात में आगे जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो आप, यानी कि उसने जो बात कही, जो उसने, आपने उसकी बात मानी, लेकिन आप उसको उसी के बात में क्या कर दिए, उसको फंसा दिए, या उसके बात को उसी की भाषा में रॉन्ग प्रूफ करा दिए। तो ये रॉन्ग प्रूफ क्यों हुआ, क्योंकि वो जो बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। तो वही बात है, तो ये जो हमारा √2, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आया ही इसीलिए क्योंकि हमने इसको गलत माना ही हुआ था, हमने इसको क्या माना हुआ है, रैशनल माना हुआ था। इस वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आया। तो हम यहाँ पे अब अगला लाइन लिख देंगे, हेंस √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको आया समझ में, इतना ही आपको करना है। समझने के लिए यहाँ पे 2-3 स्टेप है जहाँ पे मेन आपको दिमाग लगाना है, और बाकी का जो ये थ्योरम है, जो स्टेटमेंट्स है, ये आपको रट लेना है। देखो, सबसे पहले एक बार मैं और आपको ऐसे ही रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले √2 को रैशनल मान लेना। रैशनल मान लेने के बाद हम √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो a/b है, क्योंकि ये अब हमारा इंटीजर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर हमने यही पढ़ा है ना, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें से a और b क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पे a और b क्या होगा, इंटीजर होगा, और उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 के। और इसी को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि को प्राइम क्या होता है। फिर हम क्या करेंगे, इस जो √2 को जो हमने a/b माना हुआ है, इसको फिर हम क्या कराएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करा देंगे।
और स्क्वायर करा देने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा। और ये इक्वेशन हमने जो पिछला थ्योरम पढ़ा था वहाँ से हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर का डिवाइड करता है तो वो इसका मतलब वो इस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। और उसी थ्योरम का यूज़ करके हमने यहाँ पे ये दोनों लाइन को हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया 2c इक्वल टू ए। और ये 2c इक्वल टू ए कैसे हुआ? तो क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो इस a को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, है ना? जैसे मैंने बताया था ना कि अगर 12 को आप डिवाइड कह रहा हूँ कि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, यानी 4 टाइम्स। यानी कि जब 3 में आप 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो 12 आएगा, है ना? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 में c का मल्टीप्लाई करा रहे हैं और तब वो इक्वल हो जाएगा किसके, a के। तो वो इक्वल हो जाएगा a के। और ये वाली जो वैल्यू है ये हम इस अपने पहले वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पहला वाला जो इक्वेशन हमारा ये था, तो इसमें हमने क्या किया, इस 2c को जो कि a की वैल्यू है उसकी जगह पे यहाँ पे हमने पुट कर दिया। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो वापस से हमें ये वाला इक्वेशन मिला। और इस इक्वेशन को हमने वापस से वही पिछला वाला थ्योरम अप्लाई किया और हमें पता चला कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर और 2 डिवाइड्स बी। तो अब यहाँ से हमें ये मिल गया कि यहाँ पे a को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। b को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 2। इसका मतलब है कि जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है किसका, a एंड b का। बट हमने जो स्टेटमेंट माना था उसमें क्या माना था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमने अपने ही बात को क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया। और जब हमने अपने ही बात को रॉन्ग प्रूफ किया तो ये बात रॉन्ग हुआ ही इसलिए क्योंकि हमने माना ही गलत था, हमने इसको माना ही गलत था। तो इसका मतलब ये हो गया कि √2 हमारा क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अब आपके जो और भी क्वेश्चंस होंगे जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो इसमें आपको बस क्या करना है कि रूट जैसे 2 है उसकी जगह पे √3 लिख दो। जहाँ जहाँ 2 जैसे आएगा उसको आप 3 में कन्वर्ट करते जाओ, बस सॉल्व करते जाओ, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, और आपका इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था इस बार, तो इस बार आपसे √5 का जो है प्रूविंग पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप जो है √2, √3, √5, √7 इन सभी का आप प्रूविंग तैयार कर लो। और ये बहुत सिंपल भी है और एग्ज़ाम में आना ही आना है, फिक्स है, हर साल आता है। तो इस वजह से आप इसको अगर तैयार कर लोगे तो आपका 2 से 3 नंबर आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसी चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कुछ इस टाइप से पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। और ये भी लगभग वैसा ही है जिसकी भी प्रूविंग। तो इसमें हमें बताना है कि जो 7 माइनस 3√5 है क्या ये इरेशनल होगा। गिवन है कि यहाँ पे जो √5 है, इस क्वेश्चन में जो √5 गिवन है वो क्या है, वो इरेशनल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट 7 माइनस 3√5 इज़ रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे, अगर इसका मतलब यहाँ पे जो होगा, सिंस देयरफॉर 7 माइनस 3√5 ये इक्वल हो जाएगा a बाई बी के, वेयर a एंड b एग्जिस्ट एज को प्राइम, जहाँ पे हमारा a और b क्या होगा, को प्राइम होगा। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, 7 माइनस 3√5 जो कि इक्वल है a बाई बी के। अब ये 7 को आप इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3√5 इक्वल टू a बाई बी माइनस 7, और माइनस 3√5 इक्वल हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 7b डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे देखो क्या है, √5, और ये इधर आएगा तो इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a माइनस 7b और ये डिवाइड में हो जाएगा माइनस 3b। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि √5 इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको आप चेंज करके लिख सकते हो 7b माइनस a डिवाइडेड बाई 3b। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा 7b माइनस a अपॉन 3b है, तो क्योंकि a और b ये दोनों हमारा क्या है,
इंटीजर है और ये हमारा इंटीजर है, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अगर ये पूरा इंटीजर हो गया तो √5 को भी इंटीजर होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में तो गिवन ही है कि √5 हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो देखिए समझिए, तो अब अगला स्टेप कैसे हो जाएगा। अब आगे हम करेंगे सिंस a and b आर इंटीजर्स, सिंस a and b आर इंटीजर्स, सो 7b माइनस a अपॉन 3b इज रैशनल, तो ये रैशनल होगा। और अगर ये रैशनल होगा तो इसका मतलब है कि √5 को भी रैशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे √5 तो गिवन है कि इरेशनल है, तो आप लिखो 10 √5 इज ऑल्सो रैशनल, तो √5 को भी रैशनल होना चाहिए था, बट यहाँ पे गिवन है कि √5 तो इरेशनल है, तो लिख लो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट और रॉन्ग, तो हेंस हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3√5 इज इरेशनल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, जिसमें हमने आपको बहुत ही जितना इजी हो सका और जितना सिंपल तरीका हो सका आपको समझाने का मैंने कोशिश किया। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सकें। और अब हम आपके लिए ले आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम आपके लिए ले आएंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए बोर्ड एग्ज़ाम में रियल नंबर पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अपने से कुछ डिमांड आपकी है या कुछ आप और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।